नमस्कार सबको। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे हम एस्टेट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं और ये एपिसोड 2 है। अ, अभी तक हमने बात की कि अगर किसी घर ने अपना अपना खोया है किसी को अभी रिसेंटली इस महामारी के दौरान, तो घर वालों को पहले क्या स्टेप्स करने चाहिए, किस किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे किस किस रूप में जाने वाले व्यक्ति ने पैसा छोड़ा है। और एक लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपसे लास्ट एपिसोड में रिक्वेस्ट किया था कि लिस्ट बनाइए और देखिए किस किस में नॉमिनेशन है। आज हम बात करते हैं कि कौन लोग हैं जो एक डिसीज के, एक जाने वाले के लीगल हेयर्स कहलाते हैं, उत्तराधिकारी, लीगल उत्तराधिकारी कहलाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये थोड़ा डिटेल है 6 की 6 एपिसोड के बारे में। इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम लीगल हेयर्स और उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे। एपिसोड 3 के अंदर हम बात करेंगे कि क्या स्टेप्स लगेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा कि जो भी जाने वाला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स छोड़ गया है, पैसा छोड़ गया है, वो किस किस तरह से लीगल हेयर्स तक पहुंच सकता है, उसके लिए क्या पेपर वर्क है, क्या फॉर्मेलिटीज है, और उसकी डिटेल्स की बात करेंगे एपिसोड 3 में। एपिसोड 4 के अंदर हम बात करेंगे कि विल का क्या महत्व है। हो सकता है जाने वाले ने अपनी विल छोड़ी हो, हम उसके बारे में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप अपनी विल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, विल क्या अहमियत रखती है, विल होने और ना होने में क्या फ़र्क है, और नॉमिनेशन आपने सबने सुना होगा। ये नॉमिनेशन किस चिड़िया का नाम है, विल और नॉमिनेशन आपस में इनका क्या रिलेशन है, ये सब बात करेंगे एपिसोड 4 में। एपिसोड 5 के अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में जो सेफ रहेंगी आपके लिए और जो आपके भविष्य के लिए काम आ सकती हैं, एक महीने का मंथली इनकम जनरेट करने के लिए और एक लॉन्ग टर्म कॉर्पस जनरेट करने के लिए। ये हम बात करेंगे एपिसोड 5 में। और लास्ट एपिसोड सबसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ इस दौरान जितने भी एपिसोड्स होंगे और जो हमारे अपलोड्स रहेंगे, उसके अंदर व्यूअर्स के जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर हमारी तरफ से भी रहेंगे, तो इकट्ठे हम उन सब की बात करेंगे एपिसोड नंबर 6 में। तो आइए शुरू करते हैं आज एपिसोड नंबर 2। लीगल हेयर्स कौन होते हैं, उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी है। सो हम अगर इंडिया की बात करें तो प्राइमरीली 3 मेजर रिलीजन्स आएंगे। हिंदूज, विच विल सर्टनली इंक्लूड सिख्स एंड जैन्स ऑल्सो, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। तो आज हम, क्योंकि मेरी नॉलेज बेसिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर है, हिंदूज के बारे में है, तो आज हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। रिस्पेक्टिव लॉज कवर करते हैं मुस्लिम्स को और उनके अपने क्रिश्चियंस को भी रिस्पेक्टिव लॉ कवर करते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात नहीं कर पाएंगे। जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर 4 तरह के लीगल हेयर्स होते हैं। एक लिस्ट है जिसको बोलते हैं हम क्लास 1 हेयर्स। अगर क्लास 1 हेयर्स में से कोई भी नहीं रह जाता तो फिर हमको मूव करना होता है क्लास 2 हेयर्स में। और अगर क्लास 2 की जो लिस्ट है हेयर्स की, वो उसमें भी कोई नहीं बचता, तो फिर एग्नेट्स और कॉग्नेट्स होते हैं। तो क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, आज हम अपनी इस वीडियो का दायरा रखेंगे सिर्फ क्लास 1 हेयर्स तक, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि इम्पैक्टेड होते हैं वो अमूमन क्लास 1 हेयर्स में कवर हो जाते हैं। तो आज हम सिर्फ क्लास 1 हेयर्स की बात करेंगे। तो मैंने एक ग्राफ बनाया है, आप देखिएगा, बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। पढ़ने पे थोड़ी दिक्कत होती है पर ये आराम से समझ में आएगा। तो डिसीज जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं, उनकी मदर, उनका बेटा, बेटी और स्पाउस। ये 4 है पहली लाइन ऑफ क्लेमेंट्स में लीगल हेयर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे फादर का नाम मिसिंग है, तो डिसीज के फादर क्लास 1 हेयर्स के अंदर नहीं आते, वो क्लास 2 में आते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो प्राइमरी हेयर्स है ही है। इसके साथ में कहा गया है कि अगर इनमें से कोई नहीं रहता, मान लीजिए पहला एग्जांपल है कि बेटा या बेटे में से किसी एक या सब बेटों की अगर
बाई चांस भगवान ना करे डेथ होती है, वो नहीं है, और उनके फादर की यहाँ पे डेथ हो रही है, उनके केस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो फिर उस बेटे का बेटा, उस बेटे की डॉटर, उस बेटे की विडो, तो इस तरह से ये चेन चलती है लीगल हेयर्स की। तो जो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो मरने वाला है, उसका अगर बेटा नहीं रहा तो उसके आगे उसका बेटा और डॉटर और उसकी विडो, ये तीनों बनेंगे क्लेमेंट्स लीगल हेयर्स। अब इसके अंदर भी एक सबसेट और आता है, अगर उसकी डॉटर नहीं होती, जो एक्चुअल में फिजिकली दोनों की बर्थ थी, चाहे बेटा था चाहे बेटी थी, बट वो फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। अगर नहीं है तो बिल्कुल वो लीगल हेयर के लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। लेकिन थी डिसीज की डॉटर या सन, और उनमें से किसी की डेथ होती है, तो फिर उसकी सब्सिक्वेंट जो जनरेशन है, डॉटर का बेटा या डॉटर की डॉटर, जिस डॉटर की अगर डेथ हो गई है, उसके बाद एक लाइन और चलती है थर्ड जनरेशन तक। वो है कि अगर जो बेटा जिसकी डेथ हो गई, मरने वाले के बेटे, और उसका भी बेटे की डेथ हो गई, तो फिर उस बेटे के बेटे का बेटा और उस बेटे के बेटे की अ, जो डॉटर है, ये भी अ, उस लीगल हेयर की सीक्वेंस में आती है। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस पूरी खत्म होती है। इस प्रेजेंटेशन में दोनों जगह पे सन लिखा गया, बट एक जगह पे डॉटर आएगा, बेटे की डॉटर और साथ में विडो। तो ये आ गया आपका पूरा लिस्ट कंप्लीट होती है। अब आगे चलते हैं जी। तो ये सेट ऑफ लीगल हेयर्स है जो कि क्लेम कर सकते हैं डिसीज की प्रॉपर्टी को। बट क्या सारी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। डिसीज जो है, अगर वो अपनी विल बना के गया है और वो स्पेसिफिकली बात करके गया है कि मेरी ये वाली प्रॉपर्टी इसको जाएगी और दूसरी प्रॉपर्टी इसको जाएगी, या ये चीज़ यहाँ जाएगी इसको जाएगी, तो अगर वो नॉमिनेटेड है, लोग डिस्क्राइब्ड है जिनको वो देता चाहता है बेनिफिशियरीज को, तो उन्हीं को जाएगा। अगर विल नहीं है, अगर कोई और नॉमिनेशन नहीं है, तभी ये सीक्वेंस के अंदर लीगल हेयर्स अपना अपना क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीगल हेयर्स के राइट्स क्या है। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी है डिसीज की, उसको इनहेरिट कर सकते हैं, उसको ऑब्वियसली इंजॉय भी कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज मूवेबल हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो सकती है। अगर कहीं पे एम्प्लॉयड थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है या स्पाउस है डिसीज की, वो फैमिली पेंशन के एंटाइटल्ड है, तो सर्टनली एज लीगल हेयर्स उनको वो फैमिली पेंशन भी मिलेगी। सिमिलरली अगर कोई पेंडिंग सैलरी है, पर्क्स है एम्प्लॉयमेंट के, वो सब मिलेंगे। कोई इंश्योरेंस हो रखी है तो इंश्योरेंस का क्लेम भी मिलेगा लीगल हेयर्स को। सिमिलरली अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड्स ड्यू थे तो वो भी लीगल हेयर्स को मिलेंगे। कोई बिजनेस के अंदर पैसा लेना था, उसके रिफंड्स थे, वो सब भी लीगल हेयर्स का राइट है, वो उनको मिलेंगे। इसी तरह से अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं डिसीज ने, वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लीगल हेयर्स के पास राइट है उसको क्लेम करना और लेना। तो जहाँ एक तरफ राइट्स है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। मैंने देखा है जनरली लोगों के माइंड में ये होता है कि इट इज़ ऑटोमेटिक इम्प्रेशन कि डिसीज के बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहते हैं कि हमें सब पैसा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन कहीं का वो जो देनदारी होती है, जो लाइबिलिटीज होती है, उसको शायद भूल जाते हैं। तो लाइबिलिटीज ना केवल कुछ पेमेंट्स की हो सकती है, बट उसके अलावा कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंस की लाइबिलिटी भी हो सकती है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। डिसीज की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जिम्मेवारी उनकी लीगल हेयर्स की होती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जाएगी, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आज हम जून 2021 में खड़े हैं और हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की है, डिसीज की बात कर रहे हैं। तो जो लीगल हेयर्स होंगे उनको डिसीज की फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसको हम असेसमेंट ईयर 21-22 बोलते हैं, उसकी रिटर्न फाइल करनी है। और जिस दिन तक डिसीज गया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, उस दिन तक की भी इनकम अगर टैक्सेबल है तो वो लीगल ईयर्स को फाइल करनी है। सिमिलरली अगर वो डिसीज जो है वो बिजनेस कर रहे थे और उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, तो जीएसटी की भी जितनी भी कंप्लाइंसेस है,
जो रिटर्न्स हैं, जो टैक्स पे करना है, वो लीगल हेयर्स को फाइल करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड। सिमिलरली कोई और लाइबिलिटीज हैं डिसीज की, वो भी पे करनी पड़ेंगी। लाइबिलिटीज क्या हो सकती है? वो किसी तरह का लोन हो सकता है, बीट हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कोई यूटिलिटीज के बिल आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल एक्सेट्रा। बिजनेस की लोन्स और लाइबिलिटीज हो सकती हैं, बिजनेस की देनदारी हो सकती है सप्लायर्स की, कुछ टैक्सेस हो सकते हैं सरकार के देने वाले, वो देने हो सकते हैं, या कोई और आउटस्टैंडिंग, कोई बैंक का लोन एक्सेट्रा। वो सब आपको एज लीगल हेयर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको देना है। और साथ ही में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जहां जहां पे भी उनका पैसा एम्प्लॉयड था या वो खुद एम्प्लॉयड थे, तो हर जगह पे आपको इंटीमेट करना है अबाउट द डेथ, और प्रेफरेबली जो इंटीमेशन जाएगी वो अलॉन्ग विद द डेथ सर्टिफिकेट जाएगी, ताकि एक प्रूफ साथ में लग सके कि जो कंसर्न पर्सन है ही इज नो मोर। साथ ही साथ में आपको ये और कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, जहाँ पे पैन नंबर है उसको सरेंडर कर सकते हैं, जहाँ पे जीएसटी है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, और अगर कोई और रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे भी आपको फॉर्मेलिटीज, लाइबिलिटीज कंप्लीट करने के बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन सारी सरेंडर करनी है। तो ये तो रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत एक ब्रॉड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये साथ ये क्लियर रहे कि आप अगर जाने वाले के एसेट्स को एंजॉय कर सकते हैं, तो साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको भी आप ही को ही कवर करना है, उसको आप ही को ही कंप्लाई करना है। तो इट इज नॉट कॉइन इज बोथ साइड्स, नॉट वन साइड। अब बात आती है कि कुछ सर्टिफिकेट्स की बात चलती है डिसीज के जाने के बाद। वो सर्टिफिकेट्स के अंदर थोड़ा मैंने देखा है कंफ्यूजन है, और उसके पर्पस के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि जितनी जानकारी इकट्ठी कर सकता था मैं एक स्क्रीन पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से सर्टिफिकेट काम कर सकते हैं, और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लेने हैं और कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहला सर्टिफिकेट जो होता है उसको हम कहते हैं सर्वाइवर सर्टिफिकेट। फिर एक सर्टिफिकेट होता है उसको बोलते हैं हम लीगल हेयर सर्टिफिकेट। एंड फाइनली जो तीसरा सर्टिफिकेट जो कि बहुत सुनने में आता है उसको बोलते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो आज क्लियर करते हैं कि इन तीनों के अलग अलग पर्पस है, कौन सी अथॉरिटी इसको इशू करती है, और ये किस काम आते हैं, और ये कब चाहिए होते हैं। सर्वाइवर सर्टिफिकेट जो है ये लोकल जो आपका एसडीएम ऑफिस है, जो डीसी ऑफिस है, जिसको तहसील तालुकदार भी बोलते हैं, वो ऑफिस है, वहां से इशू होगा ये। इसका पर्पस क्या रहता है? ये आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, और सेल्फ डिक्लेरेशन पे आइडेंटिफाई करता है कि जाने वाले के लीगल हेयर्स कौन कौन है। तो दैट मीन्स ऑल द लीगल हेयर्स कलेक्टिवली विल अप्लाई फॉर सर्वाइवल सर्टिफिकेट, और वो एक लिस्ट में उनकी फोटो के साथ नाम आएगा कि फॉलोइंग्स आर द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड। ज्यादा पैसे लगते नहीं है और कम टाइम में इसका मिल जाता है। ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको उसके अंदर लीगल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो होकर रखी है आपने बैंक में, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, शेयर, तो वहां पे आपको क्लेम करने के लिए भी अलॉन्ग विद योर केवाईसी, अलॉन्ग विद जो कि पेपर्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट है जाने वाले के साथ में, आपको ये लीगल है जो सर्वाइवल सर्टिफिकेट है ये आपको हेल्प करेगा टू क्लेम दोस इन्वेस्टमेंट्स। स्पेसिफिकली ये वो इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे नॉमिनेशन नहीं है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है नॉमिनेशन के बारे में, और विल के बारे में हम एक नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट अभी तो इतने आप जान लीजिए कि अगर नॉमिनेशन नहीं है तो आपको एक सर्वाइवल सर्टिफिकेट चाहिए, और अदरवाइज भी सर्वाइवल सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लायंस करनी है डिसीज की, उसके लिए ये सर्वाइवल सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी डीसी और एसडीएम ऑफिस से मिलता है। कई बारी अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाए कि लीगल हेयर्स की डिक्लेरेशन ठीक नहीं है, या लीगल हेयर ज़्यादा थे, कम लोगों ने उसको क्लेम करने की कोशिश की है, तो अगर डिस्प्यूट किसी भी तरह का राइज होता है तो देन इट गोज टू कोर्ट, वहाँ पे वेरीफाई होके ओनली देन लीगल हेयर सर्टिफिकेट इज इशूड। सो दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। इसका पर्पस भी वही होता है जो सर्वाइवल सर्टिफिकेट का होता है, दैट इज टू आइडेंटिफाई द लीगल हेयर्स।
यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है बट कंपैरेटिवली लो होती है। किससे कंपैरेटिवली? जो थर्ड सर्टिफिकेट नीचे आपको दिख रहा है। ये सर्टिफिकेट काफी जगह काम आता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसको ट्रांसफर करना है लीगल ईयर के नाम पे, टेलीफोन कनेक्शन को करना है, हाउस टैक्स की पेमेंट करनी है, फैमिली पेंशन को क्लेम करना है, कई बारी कंपैशनेट ग्राउंड पे लीगल हेयर्स को जॉब मिल जाती है, तो उसके लिए भी लीगल हेयर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। सक्सेशन सर्टिफिकेट ये मिलेगा आपको कोर्ट से। ये लीगल एयर्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, रादर अब आइडेंटिफाई करता है कि कौन से लीगल एयर को कौन सी प्रॉपर्टी क्लेम करने की अथॉरिटी है। दिस इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव प्रोसेस, अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 9 महीने से लेके 1 साल से ऊपर तक लग सकता है टाइम। इसमें अमूमन वकील भी आपसे 50,000 टू 1 लाख रुपीस चार्ज कर सकता है इसके लिए। और फिर साथ में आपको जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसका कुछ परसेंटेज आपको एज कोर्ट फी भी देना पड़ता है। समथिंग आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट जो मुझे समझ में आया अभी तक कि 2-2.5% से लेकर 4% तक की स्टैम्प ड्यूटी भी हो सकती है इसके ऊपर। और ये हेल्प करता है जब आपने किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करना है, कोई सिक्योरिटी या कोई डेट जो है डिसीज के नाम से रिकवरेबल्स थे उसको आपने क्लेम करना है, और वहां पे कहीं पे नॉमिनेशन नहीं है, कहीं पे डिस्प्यूट्स है, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट इज अ मस्ट। अगर विल क्लियर है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको विल को प्रोबेट कराना होता है और उसके बेसिस पे आपको क्लेम मिल सकते हैं उस प्रॉपर्टी के। डिटेल में बात करेंगे हम उस वीडियो में जहाँ पे हम विल और नॉमिनेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम क्विकली बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे लीगल सर्टिफिकेट या सर्वाइवल सर्टिफिकेट लेने के लिए। दोनों के लिए लगभग यही है, एक एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। काफ़ी सारी सिटीज़ में ये ऑनलाइन जाता है, बट किसी किसी जगह पे फिजिकली भी भरना पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी पड़ेगी डिसीज के। जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं जो लीगल हेयर्स हैं उनके एफिडेविट्स लगेंगे। KYC रहेंगे सर्वाइविंग मेंबर्स के जो लीगल हेयर्स हैं, दैट इज पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ लगेंगी। और नॉर्मली ये जो है ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको लीगल सर्टिफिकेट या सर्वाइवल सर्टिफिकेट मिल जाता है। दिस इज द नॉर्मल टाइम विच इट टेक्स। अब सवाल आता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि हमेशा नहीं चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए, वो क्यों चाहिए और कब चाहिए? बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर कोई इमोरल प्रॉपर्टी है उसके लिए विल नहीं है तो उसको क्लेम करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि लीगल हेयर्स तो हो सकता है एक या एक से ज्यादा हो, तो क्या कोर्ट सबको बराबर देगा उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी? आंसर है हाँ और ना। अगर आप सब चाहते हैं लीगल हेयर्स कि कोर्ट आप सबको बराबर का हिस्सा दे तो कोर्ट उसी तरह से ऑर्डर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप में से एक को मिले वो सारी प्रॉपर्टी, तो फिर आपको उसी तरह से कोर्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सेपरेट सेपरेट वकील हायर करने पड़ेंगे, और एक वो होगा जिसको प्रॉपर्टी जानी है, बाकी वो जो अपना राइट छोड़ रहे हैं। तो ये किसी एक या सारे लीगल एज के नाम पे सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर स्पेसिफिक विल नहीं है तो। जितनी मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर अगर नॉमिनेशन है और कोई डिस्प्यूट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर नॉमिनेशन भी नहीं है, विल भी नहीं है, और मार्केट वैल्यू जो है उस एसेट की 5 लाख से ऊपर है, तो वहां पे भी आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जाने वाले के कुछ शेयर्स थे और वो डीमैट अकाउंट में थे और उन शेयर्स की वैल्यू 10 से 15 लाख है आज की करंट मार्केट वैल्यू। तो उस केस के अंदर अगर आपको क्लेम करने हैं, ना तो नॉमिनेशन है ना विल है, तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। और कलेक्टिवली कोशिश करिएगा कि सारे क्लेम्स के लिए एक ही बारी फाइल करें सक्सेशन सर्टिफिकेट, अदरवाइज इट विल बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव और वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूं, और ये क्वेश्चन लिंक भी देंगे मेरे आने वाले वीडियोस के लिए भी, एक फूड फॉर थॉट देंगे कि क्या ये सवालों के जवाब आपके पास मालूम है आपको या नहीं, अगर नहीं तो क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो
पहला सवाल करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी है हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे और उनके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड की डेथ हो सकती जाती है और हस्बैंड ने अपनी विल भी नहीं लिखी हुई। तो मैंने देखा है लोगों का ऑब्वियस आंसर आता है कि सर फिर तो क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टी है तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम पे हो जाएगी अब पूरी। सो आंसर इज नो। जो उस जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर 50% शेयर हस्बैंड का था उसके अब 3 हिस्सेदार होंगे, दोनों बच्चे और स्पाउस मतलब उनकी वाइफ। तो दिस इज हाउ दिस एक्चुअली विल वर्क। तो इसका आंसर है ऑटोमेटिकली बनेगा, ऑटोमेटिकली लीगल हेयर्स हो जाएंगे उस 50% शेयर के 3, वाइफ और दोनों बच्चे। अब अगला सवाल है कि अगर इस केस में दोनों बच्चे माइनर है तो क्या है? तो बहुत बड़ी इशू आ जाएगी। अगर मान लीजिए जाने वाला सिर्फ एक यही मेजर प्रॉपर्टी छोड़ के गया है और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एंड द वाइफ वांट्स टू लिक्विडेट दिस प्रॉपर्टी, वाइफ इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती है, तो क्या होगा? कैन शी सेल इफ द चिल्ड्रन आर माइनर? आंसर इज नो। एक बहुत बड़ी कोर्ट की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी अगर वो उसको बच्चों के मेजर होने से पहले बेचना चाहता है, अदरवाइज उनको बेचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि विल होना बहुत जरूरी है। जो अब मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज ये एक सैंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया कि विल होने और ना होने से कितना फर्क पड़ सकता है। अगर इसी केस में हस्बैंड ने विल की होती और विल में लिखा होता कि मेरे जाने के बाद मेरा जो 50% शेयर है वो मेरी वाइफ को जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। वो वाइफ इजीली उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते थे और एंजॉय कर सकते थे। सिमिलरली जैसे एक बैंक लॉकर है और उसमें डिसीज ने नॉमिनी भी नहीं रखा, तो कैसे मिलेगा? जैसे मैंने भी बताया, एग्जांपल दिया। इसके लिए फिर अगर उस बैंक लॉकर के अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गुड्स केप्ट इन द बैंक लॉकर इज मोर देन 5 lakhs, तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के रूट फॉलो करना पड़ेगा। और अगर खाली है या कम सामान है तो फिर आपका शायद बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के भी काम हो जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव टू बी कंसीडर्ड। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आपसे शेयर करने के लिए। तो इसके साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आगे वाले एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम डिसीज की इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं लीगल एयर्स के नाम पे, विल और नॉमिनेशन कैसे काम करते हैं, फ्यूचर के लिए अर्निंग्स के लिए, मंथली इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, और डूज एंड डोंट्स और Q&A की बात करेंगे सीक्वेंशली इन एपिसोड्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। थैंक यू।